जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म के बारे में। और मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था स्टॉक तक, लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है क्या, डेबिटर्स से समझना। डेबिटर्स होता क्या है, पहले आप इसके बारे में समझिए। कह रहा है कि वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर गुड सर्विस परचेज करता है वो क्या कहलाता है, डेबिटर्स कहलाता है। इसके पास लिखा हुआ है क्रेडिटर, वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पर परचेज करते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे डेबिटर और क्रेडिटर के बारे में बात किया जाए तो अकाउंटिंग में डेबिटर और क्रेडिटर का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे डेबिटर्स का मतलब क्या होता है और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है। डेबिटर को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कस्टमर बोला जाता है और क्रेडिटर को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में सप्लायर बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना। यानी कि डेबिटर को बोला जाता है क्या, कस्टमर, और क्रेडिटर को बोला जाता है सप्लायर। जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई दुकान किया है या मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जहां से हम प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, जहां से हम प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, एक प्रकार का हम उसको बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, सप्लायर है। क्या है, सप्लायर है। और जो प्रोडक्ट को हमसे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, एक प्रकार का हमारा क्या है, कस्टमर। तो कस्टमर को डेबिटर्स बोला जाता है और सप्लायर को क्रेडिटर्स बोला जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान के चलिए हम उसके पास, मतलब हमने कोई बिजनेस किया है और हम किसी दुकान से जा रहे हैं कोई सामान खरीदने के लिए, उसमें और भी अपना मतलब मान के चलिए कि उसमें हमको सामान वगैरह रखना है, तो वो हमारे बिजनेस का क्या हो जाएगा, सप्लायर हो जाएगा ना। तो सप्लायर से हम क्या करते हैं, नगद माल भी खरीदते हैं और उधार माल भी खरीदते हैं। और जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि भी मतलब जो कभी सप्लायर जो होता है वो कस्टमर बन जाता है और जो कस्टमर होता है वो कभी कभी सप्लायर बन जाता है। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट है जो हमारे सप्लायर के पास नहीं, तो सप्लायर चाहेगा तो हमसे भी खरीद सकता है। तो जब वो हमसे खरीदेगा तो हम क्या हो गए, सप्लायर हो गए, और वो क्या हो गया, कस्टमर। या फिर मान के चलिए कि दोनों एक दूसरे के पहलू होते हैं। हमारे पास अगर कोई प्रोडक्ट नहीं रहता तो हम अपने सप्लायर से खरीदते हैं, या उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं रहता तो हमसे खरीदता है। तो डेबिटर्स का मतलब एक प्रकार से आप ये समझिए कि हमारे बिजनेस का वो क्या है, कस्टमर। और इसमें लिखा हुआ है डेबिटर्स, वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेस पर गुड्स या सर्विस परचेज करता है वो क्या कहलाता है, डेबिटर्स कहलाता है। यानी कि गुड्स को भी परचेज कर सकता है, वो सर्विस को भी परचेज कर सकता है, मतलब खरीद सकता है। अब क्रेडिटर्स क्या होता है, तो इसमें लिखा है कि वह पर्सन या बिजनेस जिससे, देखिए, जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पर परचेज करते हैं। यानी कि ऐसा कोई बिजनेसमैन है या ऐसा कोई पर्सन है जो कह रहा है कि जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट, मतलब उधार या नगद बेस पर अगर हम खरीदते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। और क्रेडिटर को ही बोला जाता है क्या, सप्लायर। तो इसमें दिया हुआ है जिससे, और जिससे का मतलब ये हुआ कि हम मतलब जिससे हम खरीद रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, क्रेडिटर्स कहलाता है। अब इसके बाद से आता है रिसेबल और पेबल्स। इसका क्या मतलब होता है, सिंपली रिसेबल्स बना हुआ है किससे, रिसीवर से बना हुआ है। और रिसीवर का मतलब क्या होता है, प्राप्त करता। जैसे रिसेबल अगर बात किया जाए तो जैसे मान के चलिए कि रिसीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करता होता है। यानी कि लिखा हुआ है कि जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना है वह अमाउंट हमारे लिए क्या कहलाता है, रिसेबल कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास कोई बिजनेस मैंने किया है और किसी को मैंने 10,000 रुपया उधार दे दिया, तो क्या वो निकट भविष्य में पैसा रिटर्न करेगा ना, तो वो पैसा हमारे लिए क्या कहलाएगा, रिसीबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिसीबल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हम वो पैसा मुझसे पाना चाहते हैं, वो पैसा हमको देगा, इसलिए हम क्या हो गए, उससे रिसीबल हो गए, मतलब हम उससे प्राप्त कर रहे हैं पैसा, तो इसलिए हम क्या हो गए, रिसीबल हो गए। और लिखा है पेबल, कि जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना है, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस पर बकाया है उसको पेबल अमाउंट भी कह सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम दुकान पे गए और मैंने मान के चलिए कि 10,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा और मात्र 8,000 रुपया दे दिया। शेष 2,000 रुपया हमारा बकाया है ना, उसको हम भविष्य में देंगे कि नहीं देंगे, तो वो हमारा पैसा पेबल कहलाता है, मतलब उसको चुकाना होता है। दोनों में अंतर समझिएगा। रिसीबल का मतलब हमको प्राप्त करना होता है और पेबल्स का मतलब हमको चुकाना होता है।
और पेबल्स में जैसे आपको मैंने लायबिलिटी के बारे में बताया था, याद करिए, लायबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था ना। लायबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे मान के चलिए कि अगर हम किसी अपनी सप्लायर से ज्यादा प्रोडक्ट अगर हम खरीद लेते हैं और उसमें से कम ही पैसा अगर हम पे करते हैं, तो बाकी पैसा पे करने के लिए हम क्या करते हैं, उससे कुछ हम डेट लेते हैं और उस डेट में हम ले जाकर के पैसा को क्या करते हैं, पे करते हैं, मतलब चुकाते हैं। तो वही पैसे को हम पेबल भी बोल सकते हैं और लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, जो निकट भविष्य में उनको पैसा पे करना। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसके बाद से यहाँ पे आता है जर्नल। क्या आता है? जर्नल। तो जर्नल का मतलब मैंने क्या बताया था? रोजनामचा, याद है? रोजनामचा भी मैंने आपको बताया था इसमें। और जर्नल होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि इसमें लिखा हुआ है, कह रहा है कि जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, और इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और एक सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस जर्नल एंट्री कहलाता है। जैसे देखिए, जर्नल का मतलब होता है रोजनामचा, और इसमें जो हम एंट्री करते हैं उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि मान के चलिए कि अपनी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, उस बिजनेस में मान के चलिए कि मैंने किसको कितना पैसा, मतलब कितने रुपए का सामान मैंने उधार बेचा, या डेट वाइज इसमें क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। एक ही डे में मान के चलिए कि हम किसी को पैसा पेमेंट करते हैं, किसी से कुछ सामान हम खरीदते हैं, किसी से कुछ सामान हम बेचते हैं, या फिर मान के चलिए कि किसी को हम पेमेंट देते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसको पूरे को एंट्री हम करते हैं किसमें, एक रजिस्टर में। अब उस समय क्या है, जैसे एक ट्रांजेक्शन करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर नहीं ना लगा रहेगा, एक कॉपी में हम क्या करेंगे, पूरे डेट वाइज हम रिकॉर्ड कर लेंगे कि जैसे आज कौन सा तारीख है, 21 जुलाई को मैंने किसी को प्रोडक्ट बेचा, उस व्यक्ति का नाम और डेट लिख करके हम कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर 21 जुलाई की डेट में मान के चलिए मैंने किसी को पैसा पे किया, तो उसको भी आज की डेट में हम नोट कर लेंगे। फिर किसी से मैंने सामान कुछ खरीदा, उसको भी हम क्या कर लेंगे, उस डेट में नोट कर लेंगे। फिर मान के चलिए कि किसी से मैंने पैसा प्राप्त किया, उसको भी हम क्या करेंगे, डेट में नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद होता क्या है कि जब पूरा नोट हो जाता है तो शाम के टाइम जब हम कंप्यूटर पे बैठते हैं तो उसकी पूरी हम क्या करते हैं, एंट्री भी करते हैं। क्या करते हैं, एंट्री भी करते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था वाउचर के बारे में, तो जैसे मान के चलिए अगर बेचा गया है तो सेल्स वाउचर में एंट्री करते हैं, अगर खरीदा गया है तो परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं, किसी से पैसा प्राप्त किया गया तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं, या फिर मान के चलिए कि जैसे किसी को पेमेंट दिया गया है तो इसके लिए पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। तो मतलब आप ये समझिए कि जर्नल एक ऐसा मतलब बुक है, मतलब एक ऐसा मतलब स्थान है जहां पे हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन को ला करके हम स्टोर करते हैं, और लास्ट में जब स्टोर हो जाता है तब लास्ट में हम उसको कंप्यूटराइज के माध्यम से अलग अलग वाउचर में हम उसको फिलअप करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि जैसे मान के चलिए कि आप मार्केट में गए एक झोला लेकर, और मार्केट में आपको जैसे मान के चलिए कि आपको नमक लेना है, चीनी लेना है, दाल लेना है, चावल लेना है, बहुत सारा आइटम आपको लेना है, तो क्या उसके लिए आप अलग अलग झोले लेके जाएंगे? अलग अलग झोले आप नहीं लेके जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप एक ही झोले लेके जाएंगे, लेकिन कई सारा प्रोडक्ट आप अलग अलग प्लास्टिक में खरीद करके उसमें क्या करेंगे, रखेंगे। और फिर जब आप आएंगे लेकर के वो सामान, तो जो जिसमें होगा उसमें क्या कर देंगे, ला करके उसको रख देंगे। तो सेम इसी तरीके से समझिए, जिस तरीके से आपका झोला है सेम उसी तरीके से आपका जर्नल एंट्री है। और कह रहा है इसमें कि इसमें कह रहा है कि इसके बुक्स आप ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि कभी कंप्यूटराइज हिसाब मैच नहीं करता है तो उसको हम क्या करते हैं, रजिस्टर ओपन करके देखते हैं कि क्या जो मैंने डेट लिखा था, अमाउंट जो मैंने लिखा था वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। तो अगर हमारे कंप्यूटर में गलत होता है तो हम उसी बुक से जिसमें मैंने जर्नल एंट्री किया है, उसी बुक से उसी नोट्स हम दे करके उसमें हम क्या कर लेते हैं, सुधार भी कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने कॉपी में लिखा है और मैंने सारा सारा कॉपी में सही सही लिखा है, लेकिन कंप्यूटर में एंट्री करते समय मैंने कुछ गलत डाल दिया, फिर बाद में हम उसको मिलान करेंगे ना। तो अगर मैच नहीं कर रहा है तो मैचिंग करवाने के लिए ओरिजिनल जो बुक्स ऑफ अकाउंट होगा, जिसमें जर्नल मैंने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया होगा, उसी को हम ओपन करके उसमें हम मिलाएंगे कि क्या जो अमाउंट उसमें लिखा है वो हमारी कंपनी में शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसमें अलग अमाउंट होगा और इसमें अलग अमाउंट होगा तो ओरिजिनल एंट्री हम किसको मानेंगे, जो बुक्स वाला होगा उसी को तो मानेंगे, क्योंकि उसमें हमने डेट वाइज क्या किया है, रिकॉर्ड किया। इसी को हम बोलते हैं क्या, जर्नल। कोई दिक्कत किसी को?
अब चलिए, इसके बाद से आता है लेजर। क्या आता है? लेजर। लेजर का हिंदी क्या होता है? खाता बही। मैंने सर्च करके बताया था ना। देखिए, कह रहा है कि जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें हम जर्नल एंट्री को अकाउंट्स में क्लासिफाई करते हैं, और जर्नल बुक से ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड करने का यह प्रोसेस लेजर पोस्टिंग कहलाती है। जैसे मान के चलिए, जैसे मतलब 21 जुलाई के डेट में मैंने किसी को प्रोडक्ट बेचा, तो बेचने की एंट्री हम किस वाउचर में करते हैं? सेल्स वाउचर में करते हैं। तो मान के चलिए कि जैसे अगर हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, अकाउंटिंग चला रहे हैं, अगर उसमें सेल्स वाउचर बना हुआ है, यानी कि सेल्स का लेजर बना हुआ है, तब तो हम उस ट्रांजेक्शन को कर लेंगे। अगर सेल्स का लेजर नहीं बना तो हमको ट्रांजेक्शन बनाना पड़ेगा ना। मतलब हमको लेजर एक तैयार करना पड़ेगा। अगर सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स का हमको तैयार करना पड़ेगा, परचेज का है तो परचेज का लेजर हमको तैयार करना पड़ेगा, रिसिप्ट का है तो रिसिप्ट का हमको तैयार करना पड़ेगा। और लेजर का मतलब क्या होता है? खाता बही होता है। जैसे मान के चलिए किसी से कैश हमने लेन देन किया, तो क्या कैश का हम लेजर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? या फिर मान के चलिए कि जैसे हमने क्या किया है, बैंक से भी लेन देन किया, तो बैंक का भी एक हम लेजर तैयार करेंगे। मतलब जिससे हम लेन देन करते हैं उसका हम क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से हम उसका लेजर बनाते हैं। और लेजर बनाने के बाद आखिर लेजर बनाते क्यों? तो लेजर हम इसीलिए बनाते हैं कि जैसे मान के चलिए कि अगर केवल आपसे परचेज के बारे में पूछा जाए, तो केवल परचेज का रिकॉर्ड आपके सामने आ जाए, पूरा परचेज का समरी आपके सामने आ जाए। ये तभी आ पाएगा जब आप परचेज का लेजर बनाए रखेंगे। जैसे मान के चलिए कि परचेज का लेजर बनाएंगे तो जाकर के परचेज में आप इसकी एंट्री करेंगे, सेल्स का लेजर बनाएंगे तो सेल्स की जाकर के आप एंट्री करेंगे। तो आपको अलग अलग देखने के लिए बस आप केवल जो है लेजर को सिलेक्शन करेंगे, वो पूरा ग्रुप वाइज आपको समरी दिखा देगा कि आपने सेल्स से रिलेटेड कितना ट्रांजेक्शन आपने किया, परचेस से रिलेटेड आपने कितना ट्रांजेक्शन किया, रिसिप्ट से रिलेटेड आपने कितना ट्रांजेक्शन किया, या कैश से रिलेटेड आपने कितना ट्रांजेक्शन किया। ये ऑटोमेटिक आपको पूरा का पूरा समरी आपको दिख जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। कोई दिक्कत? आवाज नहीं आ रहा है? नींद आ रहा है क्या? अब चलिए, इसके बाद से आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन मतलब क्या होता है? समीकरण। जैसे देखिए, किसी भी अकाउंटिंग को हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए जरूरी है कि पहले हम उसके समीकरण को समझेंगे। किसको समझेंगे? समीकरण को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में लिखा हुआ है, कह रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। और फिर कह रहा है कि अकाउंटिंग टू दिस इक्वेशन एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑनर इक्विटी। इट इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस। यानी कि देखिए, इसके बारे में अगर बात किया जाए अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, तो कह रहा है कि अकाउंटिंग का जो इक्वेशन होता है वो कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, यानी कि एसेट्स के बीच का एक रिलेशन होता है, और लायबिलिटी और कैपिटल की क्या होता है? बराबर होता है। और फिर कह रहा है कि कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और इसको हम आसानी तरीके से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं इक्वेशन के नाम से, और इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसे ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और फिर कह रहा है कि अकाउंटिंग टू दिस इक्वेशन एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल। यानी कि जो हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है, वो बिजनेस के हमेशा बराबर होता है। किसके किसके? लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होता है। और फिर कह रहा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड, और इसको हम देखते हैं हमेशा किसमें? बैलेंस शीट इक्वेशन में। और फिर कह रहा है कि द अकाउंटिंग इक्वेशन इज, यानी कि अकाउंटिंग का जो समीकरण होता है वो कह रहा है कि एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी कि जितना आपका एसेट्स होगा उसके बराबर क्या होगा? लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो जाएगा। जितना आपका एसेट्स होगा उसके बराबर आपका क्या हो जाएगा? लायबिलिटी प्लस क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। तो एसेट्स का मतलब क्या होता है? संपत्ति। और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? दायित्व। और कैपिटल का मतलब पूंजी। अब देखिए, ये एक प्रकार का समीकरण है, और इस समीकरण पे समझना है, कुछ नंबर आपको प्रोवाइड करके आपको समझना। जैसे मान के चलिए
यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि यह ऐसा समीकरण है, आप कोई भी नंबर आप रखेंगे यानी कि लायबिलिटी और प्लस कैपिटल करेंगे तो ये इक्वल टू होगा किसके बराबर, एसेट्स के बराबर। एक प्रकार का ये समीकरण। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे अगर हम समझें यानी कि समीकरण के बारे में, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ नंबर देकर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कैपिटल बराबर है 10, कैपिटल बराबर कितना है 10, कॉपी में लिखिए, तो मैं दिखा रहा हूँ, कॉपी में नोट करिए, कॉपी निकालिए और उसमें हेडिंग दे दीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, कॉपी निकालिए। क्या चीज, कॉपी निकल गया, लिखिए इसमें एसिड्स बराबर, एसिड्स बराबर, एसिड्स बराबर 10, हाँ एसिड्स बराबर 10, एसिड्स का नंबर दिया जा रहा है 10, हो गया। लायबिलिटी बराबर 2, लायबिलिटी बराबर 2, अब क्या बच रहा है इसमें, कैपिटल, कैपिटल बराबर इक्वल टू, कैपिटल बराबर क्वेश्चन मार्क, कैपिटल बराबर क्या आपने लिखा, क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से समझिएगा, एसिड्स बराबर 10 आ गया और कैपिटल बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, और इसमें से आपको निकालना है क्या, लायबिलिटी, क्या निकालना है, लायबिलिटी निकालना है ना, अच्छा कैपिटल निकालना है। देखिए एसिड्स बराबर आपने 2 लिख दिया और इसके साथ साथ, सॉरी एसेट्स बराबर आपने 10 लिख दिया और लायबिलिटी आपने नहीं लिखा है ना, लायबिलिटी बराबर 2 लिख दिया, यानी निकालना आपको क्या है, कैपिटल निकालना। तो कैपिटल निकालना है तो ये क्या है, अकाउंटिंग का रूल है। अब हमको कैपिटल निकालना है तो कैपिटल के क्या करेंगे, सी बराबर क्या करेंगे, यानी कि कैपिटल बराबर आपका हो जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी, क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। लिखिए इसमें कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटी, इसमें लिखिए कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब बताइए कैपिटल कितना है, निकालना है ना, देखिए इसमें कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल बराबर सी बराबर पूरा लिखिए, कैपिटल बराबर 10 माइनस 2, यानी कि कैपिटल आपका क्या है, एसेट्स कितना है 10 है ना, और लायबिलिटी कितना है 2 है, तो एसेट्स बराबर लिखिए, सॉरी कैपिटल बराबर लिखिए 10 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, सी बराबर कितना आ जाएगा, कैपिटल बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसमें लिख लीजिए कैपिटल बराबर 8 आ जाएगा, कैपिटल बराबर 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, तो यही आपका क्या होता है, समीकरण होता है समझने के लिए। जो इस समीकरण को समझ गया वो अकाउंटिंग कर सकता है, जो समीकरण को नहीं समझ पाया अकाउंटिंग नहीं कर सकता है। ये मैंने नॉर्मल वे में बताया, और ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, जब बैलेंस शीट क्रिएट किया जाएगा तब आपको देखने को मिलेगा। अब इसी से मान के चलिए कि जैसे अगर आपको एसेट्स को प्राप्त करना हो, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि एसेट्स की वैल्यू अगर आपको नहीं दिया गया है तो आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपको लायबिलिटी का वैल्यू मिल जाए, कैपिटल का वैल्यू मिल जाए, तो बस वैसे ही प्लस माइनस का इस्तेमाल करके आप आसानी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब क्या आता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, अवधारणा। जैसे कहा जाता है ना कि ये कॉन्सेप्ट आप लगाइए इससे सही हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा, यानी कि अकाउंटिंग की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं उसी को समझना। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या लिखा है बात नहीं, पहला ऑप्शन क्या लिखा है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी का मतलब धन, और मेजरमेंट का मतलब मात्रक, और कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा। जैसे देखिए इसमें लिखा है अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट में जो पहला ऑप्शन दिया है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इसके बारे में आप समझिए। कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को
एक कॉमन यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है जिसे मनी कहा जाता है, और ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजरमेंट किया जा सके उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितना अमाउंट का गुड्स सेल करता है, केवल इस अमाउंट को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि इंप्लॉय सर्टिफिकेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सर्टिफिकेशन को मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते। आप समझिए इसको। जैसे मान के चलिए 4 बच्चे इंक्वायरी लेने के लिए अपने इंस्टीट्यूट में आ गए और सारे लोग कोर्स के बारे में पता किए, लेकिन एडमिशन मात्र 2 बच्चे लिए। कितने बच्चे लिए? 2 बच्चे लिए, लेकिन 2 बच्चे एडमिशन नहीं लिए। वो बोल दिए कि सर हम कल आएंगे तो एडमिशन लेंगे। तो आप खुद बताइएगा, अगर 2 बच्चे एडमिशन लिए वही तो पैसा जमा किए होंगे, तो जब वही पैसा जमा करेंगे तो उनका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्या जो बच्चा अगर जो है केवल पूछ करके चला गया उसका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसमें बता रहा है कि जिससे हमको मनी प्राप्त होता है केवल उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, वैसा नहीं कि पूछ करके चला गया तो उसको आप रिकॉर्ड कर दिए। तो ऐसे दुकान पे भी तो होता है। जैसे मान के चलिए कि आप किसी प्रोडक्ट का आप बेच रहे हैं, तो कोई मतलब मान के चलिए कि कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आया और उसके बाद से कह रहा है कि भैया ये सामान कितने रुपए का है, आप बता दिए कि ये सामान 10 रुपए का है। अगर वो खरीद लेता है तब तो उसको आप रजिस्टर में नोट करते हैं, चाहे उसकी कंप्यूटर में एंट्री करते हैं। अगर केवल पूछ के चला जाएगा तो आप उसको नोट करेंगे। तो यही आपका कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहलाता है। और अक्सर आज ऐसे देखने को भी मिलता है, मान के चलिए कि कोई महंगे दाम का प्रोडक्ट होता है, वो कस्टमर आते हैं बस देख करके चले जाते हैं, उसको खरीदते नहीं है। ठीक है भैया हम कल आएंगे तो पैसा दे करके खरीद के लेके जाएंगे, और पता नहीं वो कल आएगा कि नहीं आएगा, कोई जानता है? अगर वो कल आएगा खरीदेगा तब तो उसकी एंट्री हम कॉपी में दिखाएंगे, तब तो उसकी एंट्री हम कंप्यूटर में करेंगे। अगर केवल देख करके चला गया तो उसकी एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसे नाम जाना जाता है किस नाम से? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के नाम से। यानी कि मनी को मेजर तब किया जाएगा जब वो क्या करेगा, गुड्स को से मतलब खरीदेगा, वो गुड्स को मतलब जब खरीद लेगा तब हम उसकी एंट्री करेंगे। सेम ऐसे ही मैंने एग्जांपल दिया अपने इंस्टीट्यूट का ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे होता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चों का अगर हम इंक्वायरी लेते रहे और बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते रहे तो पता ही चलेगा कि जितने बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं पूरा सीट ही फुल हो जाएगा हमारे पास। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन हम उन्हीं का रजिस्ट्रेशन करते हैं जिसका फी जमा होता है, जिनका इंक्वायरी डन होता है, जो बच्चे अपना सर्टिफिकेट वगैरह दे देते हैं, फी वगैरह दे देते हैं, उन्हीं से तो हम पैसे प्राप्त करते हैं और उन्हीं का फी हम लास्ट में पोस्ट करते हैं। इसी को बोला जाता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। किसी को कोई दिक्कत? तो यहां तक आप घर से पढ़ के आइएगा, ठीक है? शेष हम इसके बाद से कल बताएंगे, और पूरा पढ़ के आइएगा, मैं पूछूंगा तब पढ़ाऊंगा। कुछ नहीं पा रहे हैं चूंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप लोग इसका फायदा उठा रहे होंगे।